लोकसभा चुनाव में इनेलो ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाम जारी किए हैं। करनाल से धर्मवीर पांडा, अंबाला से रामपाल वाल्मीकि, सिरसा से चरणजीत सिंह रोडी, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान, सोनीपत से सुरेंद्र सिंह छिकारा और हिसार से सुरेश कौथ मैदान में होंगे। तो 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है अभय चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंडीगढ़ में, जिसमें सिरसा से चरणजीत सिंह, करनाल से धर्मवीर पांडा, वहीं हिसार से सुरेश, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान, मैदान में होंगे। चंडीगढ़ से अनिल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हम अपने दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं, विनय सिंह, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह जी को मैदान में उतारा गया है, कैसा उनका वर्चस्व है वहां पर, कैसा उनका पूरा ऑरा वहां पर है, क्या लगता है कि मैदान में डटकर मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह चौहान को अभय सिंह चौटाला ने भरोसा जताया है फरीदाबाद लोकसभा सीट से, और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बनाने की शायद यहाँ लग रहा है कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी से किशन पाल गुर्जर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से ललित नागर उम्मीदवार हैं, तो कई 2 गुजरों के बीच में एक चौहान समाज के उम्मीदवार को उतारा है। और क्योंकि महेंद्र सिंह चौहान जो है कि पलवल डिस्ट्रिक्ट में उनका निवास है, तो कहीं ना कहीं पलवल से लेकर फरीदाबाद तक को उन्होंने कोशिश की है अभय सिंह चौटाला ने कि किस तरह से अपने वोट बैंक अपने खाते में डाले जाए। और शायद अभय सिंह चौटाला इस उम्मीद में थे कि जब 2 गुर्जर समाज के लोग अलग अलग पार्टियों से आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इस बीच अगर तीसरी जाति के इंसान यानी कि चौहान जो कि राजपूत समाज से आते हैं उनको उतारा जाए, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक इनेलो के खाते में आएगा। और यही तमाम समीकरण बनाए जाने के बाद फरीदाबाद में महेंद्र सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगी है। अब देखना है कि महेंद्र सिंह चौहान अभय सिंह चौटाला की जो उम्मीद है उनसे कितने खरे उतरते हैं। जी विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हिसार से हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, हिसार से भी सुरेश कौथिक को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सर छोटू राम की विरासत संभाल रहे ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है मुकाबला कितना टक्कर का होने वाला है? हालांकि क्या मुकाबला त्रिकोणीय होता भी नजर आ रहा है? दोबारा कोशिश करेंगे महेश जी के पास जाने की, लेकिन फिर से एक बार फरीदाबाद से विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। तो विनय जी, माना जाए कि अब मुकाबला टक्कर का होगा और लोगों की जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाकर अब जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं वो सामने आएंगे, रैलियां करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि फरीदाबाद की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वाकई में यहाँ पे जो मुकाबला है काफी दिलचस्प यहाँ पे होता दिख रहा है, क्योंकि अब तरह से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। क्योंकि बीएसपी ने जाट समुदाय के मनवीर सिंह मान को टिकट दिया है, तो 2 गुर्जर समाज के जो बड़े नेता चाहे किशन पाल गुर्जर जो बीजेपी से हैं और ललित नागर जो कांग्रेस से हैं खड़े हैं। और वहीं अब एनएलडी की बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, तो महेंद्र सिंह चौहान को उन्होंने यहाँ पर टिकट दिया है।
तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है यहाँ पे वो जरूर किसी न किसी हद में बिगड़ेंगे। और ये भी उम्मीद जताई जा रही कि अगर जिसकी भी जीत होगी तो उसकी जीत में जो वोट बैंक का जो फासला है, जो अंतर है, वो ज्यादा नहीं होगा। तो तमाम तरह के समीकरण यहाँ पे तमाम पार्टी द्वारा बैठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये देखना है कि कौन जनता को कितना रिझाने में कामयाब होता है, इसके बातों में जनता विश्वास करती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है, हालांकि तमाम जो नेता हैं अपने अपने नामांकन का इंतजार कर रहे हैं। नामांकन की तारीख के बाद ये माना जा सकता है कि जो चुनाव प्रचार का जो इन नेताओं का अभियान है, जो इन उम्मीदवारों का उत्साह है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं महेश, जो हिसार से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश जी, हिसार की सीट हॉट सीट मानी गई है, बहुत अहम ये सीट है और हिसार से सुरेश कौथिक को मैदान में उतारा गया है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो सर छोटू राम की विरासत संभाल रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह। क्या लगता है, मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है? देखिए, हिसार से सुरेश कोट को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है। सुरेश के पीछे जो ये कोट नाम है, दरअसल ये गांव का नाम है। तो सुरेश कोट जो अब तक एक जुझारू किसान नेता के रूप में इनकी पहचान, और पूरे हरियाणा स्तर पर, पूरे प्रादेशिक स्तर पर किसानों के लिए संघर्ष करने का काम सुरेश कोट की तरफ से किया जाता है। अब अगर रणनीतिक आधार पर इसे समझने की कोशिश करें तो जननायक जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो लीड हासिल होती है, या कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो सांसद थे दुष्यंत चौटाला, उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा जो लीड हासिल हुई थी वो नारनौल विधानसभा क्षेत्र से हासिल हुई थी। इसके अलावा जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा लीड हासिल हुई थी। नारनौल के इलाके में जननायक जनता पार्टी की लीड को ध्वस्त करने के लिए सुरेश कोट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुरेश कोट एक तो किसानों में अच्छा खासा जो संपर्क है वो रखते हैं, इसके अलावा नारनौल के इलाके के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी को एक डेंट के रूप में आप मान सकते हैं कि सुरेश कोट को चुनावी मैदान में उतारने का काम यहाँ पर किया गया। और जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आईएनएलडी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस तरीके से करेगी कि सीधा नुकसान जो है वो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को हो, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर परेशानी किसी की बढ़ेगी तो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार की बढ़ेगी। और अगर मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई ये पहले कह चुके हैं कि बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, इंतजार किया जा रहा है कि कब उनके बेटे विजेंद्र जो है वो प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि जो भवानीखेड़ा का इलाका है या जो उचाना का इलाका है, वहां पर जो प्रचार का काम है वीरेंद्र सिंह पहले से शुरू कर चुके हैं। और कल शाम को हिसार में भी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के संगठन के नेताओं से मुखातिब चौधरी वीरेंद्र सिंह हुए थे। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जहां तक आईएनएलडी के इस उम्मीदवार की घोषणा का ऐलान तो है, तो सीधे सीधे जननायक जनता पार्टी को इसका नुकसान। जी महेश जी, हिसार में अब क्या माना जाए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि किसान नेता के तौर पे सुरेश कौथ सामने आते हैं, और अगर बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह एक विरासत को संभालते हुए आ रहे हैं, एक अधिकारी जामे से आते हैं, अधिकारी थे पहले और अब मैदान में आए हैं। क्या माना जाए, ये विरासत वर्सेस किसान की लड़ाई है, या फिर वो अपने अधिकारी रहे जो उनके पीछे की तजुर्बे हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे? जनता तक कौन ज्यादा बुनियादी मुद्दों तक पहुंच पाएगा, और क्या हिसार की परेशानी है, लोगों की परेशानियों को समझ पाएंगे? देखिए, जमीनी हकीकत को अगर समझने की कोशिश की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल किसी चुनावी जीत के मुकाबले में नहीं। हालांकि ये सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि जो भी उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय या किसी भी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी से संबंध रखता हो, सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि जब तक जनता का जनादेश नहीं आता तमाम उम्मीदवार बराबर की हैसियत रखते हैं। लेकिन अगर आईएनएलडी की बात की जाए तो आईएनएलडी फिलहाल जो जीत की रेस है उससे बहुत ज्यादा दूर है, और साफ तौर से कहा जा सकता है कि जीत की रेस में इंडियन नेशनल लोकदल शामिल नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह की जहां तक बात की जाए तो आईएएस के रैंक पर वो अधिकारी रहे हैं, और आईएएस रैंक के इस अधिकारी की इस्तीफे के बाद अब विरासत संभालने का काम यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की विरासत संभालने का काम करेंगे। तो मोदी नाम पर वोट मांगने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि राजनीतिक वजूद ब्रजेंद्र सिंह का अपना नहीं है। उनके जो पिता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका व्यक्तिगत वोट बैंक है, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह करेंगे। लेकिन अब चूंकि उनके पिता वीरेंद्र सिंह खुद ये बात कह चुके हैं कि मोदी नाम सहारा, मोदी के नाम पर ही
चुनावी रण में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुकाबला कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार से रहेगा। जी शुक्रिया महेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो माना जाए कि अब एक किसान नेता की लड़ाई एक वंशवाद वाले नेता से कही जा सकती है। हालांकि लगातार वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे, तो लेकिन देखना होगा कि अब किसानों के, क्योंकि हिसार में किसानों की क्या हालत होती जा रही है यह सब को पता है। लेकिन अब एक चीज और देखनी होगी, क्या कांग्रेस अब उम्मीदवार उतारेगा? क्योंकि कांग्रेस तब से मंगलवार से ही अटकलें ही बना रहा है कि आज उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी, आज उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। क्या लगता है कि आज कांग्रेस की तरफ से भी कोई मैदान में उतर सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी किसान नेता का भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा संघर्ष यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि आईएनएलडी जीत की रेस से बाहर है, ये सीधे सीधे एक आप इसे डेंट के रूप में देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने नारनौल के एक किसानों से संबंधित नेता को टिकट देने का काम किया, जिससे जननायक जनता पार्टी को उस इलाके से बहुत ज्यादा लीड हासिल ना हो पाए। उस इलाके में सेंध जो है इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी के वोट जहां से सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद है, वहीं पर नुकसान यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कर दिया गया है। मुकाबला जो है सैद्धांतिक रूप से जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आएगा। जहां तक किसानों की बात है तो एमएसपी के मुद्दे को लेकर न सिर्फ हिसार लोकसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे देश में कह सकते हैं कि जो घोषणाएं की गई, जो आधिकारिक खरीद के जो रेट रखे गए, उन पर फसलों को बेच पाना किसानों के लिए मुमकिन नहीं हुआ। जिस तरीके से 4200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है सरसों खरीदने की बात की गई, लेकिन किसानों ने उसे 3100 और 3200 के रेट पर ज्यादातर जो फसलें वो बेच दी गई। बाद में जब सरकार पर इसका दबाव पड़ा तो सरकार ने चुनावी वक्त में ये कहा कि तमाम किसानों की पूरी फसल वो खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, सवाल अभी तक बना हुआ है। फिलहाल जो समस्याएं हैं वो सिर्फ हिसार लोकसभा क्षेत्र की नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे देश में जो किसानों की समस्याएं हैं, तमाम जो समस्याएं किसानों को उनका सामना करना पड़ रहा है। अब सीधा देखना ये होगा कि मोदी लहर के साथ कितने लोग चलते हैं और मोदी लहर के खिलाफ कितने लोग चलते हैं। तमाम वो चीजें जनादेश के बाद सामने आई। महेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इनेलो ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उनकी घोषणा कर दी गई है।